आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ स्टेट में थ्योरी ऑफ फोर्स। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। आज हम देखेंगे कि आया फोर्स इज द सोल एंड ओनली एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ द स्टेट और नॉट। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ सेइंग्स देखें, जैसे वॉर पिकेट्स द किंग, माइट इज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकि हमें थ्योरी ऑफ फोर्स अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम थ्योरी ऑफ फोर्स में जंप करेंगे। अच्छा, व्हाट बिगेट्स द किंग का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ किंगशिप और जो सॉवरेन अथॉरिटीज हमारे पास बनती है, ठीक है, वो एज ए रिजल्ट ऑफ वॉरफेयर बनी है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट बनी है। ठीक है, और हमारे पास जो अथॉरिटीज होती थी, ये जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है तब हम इसको किंग डिटरमिन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, या हम उसको रूलर। ठीक है, अब यदि वार बिगेट्स द किंग कि भाई जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है, आपके पास जो पावर है, उसी के थ्रू वारफेयर और फिर आप डिटरमिन्ड हो जाते हो, रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो एज अ किंग, एज अ सॉवरेन अथॉरिटी। ठीक है, हमारे पास जो किंग बनते हैं ये एज ए रिजल्ट ऑफ वारफेयर और कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा जो हमारे पास सेइंग है वो है माइट इज राइट। ठीक है, ठीक है, मतलब जिसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, उस बंदे की जो विल है वो जस्टिफाइड भी है, लॉफुल भी है। ठीक है, मतलब जस्ट है। जो अथॉरिटी एग्जीक्यूट कर सकती है पावर को, वो हमारे पास रियल अथॉरिटी है। माइट इज, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पावर है और आप माइट हो तो आप करेक्ट हो, आपके जो भी गाइडलाइंस होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रू होंगे, आपकी जो भी पॉलिसीज होंगे वो करेक्ट होंगे, आप राइट हो। चूंकि जो इंस्टीट्यूशन या जो भी आपके पास सॉवरेन अथॉरिटी है वो पावर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, वो रियल सेंस में हमारे पास माइट नहीं है। हमारे पास मल्टीलैटरल कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो लॉ मेकिंग तो कर लेती है, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं है। तो वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इशू चल रहा हो, उसके ऊपर अगर डिसीजन मेकिंग करे तो वो वैलिड नहीं समझी जाती, क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं है। किसी भी कंट्री का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, और उसके पास जो पार्लियामेंट है वो भी अगर लॉ मेकिंग करे और उनके पास एग्जीक्यूशन का अथॉरिटीज पावर्स नहीं है, तो वो रियल सेंस में हमारे पास माइट नहीं है। माइट जो होगा वो हमेशा राइट होगा, और ये वही पर्सन होगा जो ट्रू सेंस में हमारे पास पावर को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ये हमारे पास एक इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। ठीक है, हमें चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, और ये बेसिकली नेचर के बारे में है। और ये कहते हैं कि अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ आप
एडाप्टेबल नहीं हो और आप खुद को चेंज नहीं कर सकते तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब आप में जो फिटेस्ट होगा, जो इजीली मॉडिफाई हो सके, अपने आप को मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, वो ही आपके पास फिटेस्ट होता है, वो ही सरवाइव कर सकता है। अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ फोर्स क्या है। बेसिकली ये कहती है कि फोर्स जो है ये फैमिली से स्टेट तक का जो सफर है ये फोर्स के बेस पर है। मतलब फोर्स ही वो एलिमेंट है जो फैमिली से ट्रांसफॉर्म होके स्टेट बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत से फिलोसफरों ने बहुत कुछ लिखा है। जैसे हॉब्स अपने लेवाइथन में कहता है कि इंसान के जो नेचर है वो नास्टी है, ब्रिटिश है, शॉर्ट है। और हमारे पास जॉन लॉक वो कहते हैं कि इंसान का जो ह्यूमन नेचर है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है, फ्रेंडली है, लविंग है। और रोसो हमारे पास कहते हैं कि भाई वो एक्सपीरियंसेस का मजमुआ है, एक्सपीरियंसेस से सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें, रियलिस्ट सेंस में हम इसको देखें, रियलिज्म के प्रिज्म में हम देखें, तो इंसान हमेशा लस्ट फॉर पावर है। इंसान हमेशा पावर को ग्रैब करने की कोशिश करता है। और दुनिया में जितने भी क्लैशेस हुए, जितने भी स्ट्रगल्स हुए, वो हमेशा पावर और लिबर्टी की लड़ाई में हमारे पास आए हैं। तो लस्ट फॉर पावर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई जो लस्ट फॉर पावर है ना, इसी ने ही प्रिमिटिव सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइज स्टेट में। और ये कैसे? थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन। कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन के थ्रू ही हमारे पास प्रिमिटिव सोसाइटी से ऑर्गेनाइज स्टेट तक का सफर कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, हमारे पास मिसालें है, एग्जांपल है, इसको हम दोबारा यहां भी डिस्कस करेंगे, एंग्लो सैक्सन की हेप्टार्की को। ठीक है, अब हमारे पास एंग्लो सैक्सन जो थे 5th to 9th सेंचुरी, ये हमारे पास हेप्टार्की का मतलब है 7। हमारे पास 7 किंगडम्स थे। ठीक है, छोटे छोटे 7 किंगडम्स थे, जैसे कि वेसेक्स, जैसे कि कैंट। ठीक है, वाइकिंग का एक सीजन भी इसके ऊपर बनाया गया है। इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और फिर हमारे पास एक एल्फ्रेड द ग्रेट आया वेसेक्स से, जिसने डोमिनेट किया बाकी 7 किंगडम्स को, और फिर उसने पूरे इंग्लैंड को यूनिफाई किया। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन हम बस शॉर्टकट में पढ़ेंगे कि भाई जो यूनिफिकेशन थी, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, ये फोर्स के थ्रू हुई। ठीक है, डोमिनेंस, कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन के थ्रू हुई। और उससे जो किंगडम बना, फिर जाहिर सी बात है किंगडम फिर डेवलप होता है। जैसे हमारे पास हल्दून का सबिया है, और फिर वही किंगडम फिर बाद में जिसके पास नेवल सुप्रीमेसी आ गई, जिसके पास इकोनॉमिक सुप्रीमेसी आ गई, पॉलिटिकली स्टेबल हो गया, और फिर उसने दुनिया पे राज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एक एम्पायर बन गया कॉलोनियलिज्म, एम्पेरियलिज्म के थ्रू। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का मैंने यहाँ पे जिक्र भी मैनिफेस्टेशन में किया हुआ है। अफ्रीकन सब कंटिनेंट पे, हमारे सब कंटिनेंट पे, अमेरिकन कंटिनेंट पे इन्होंने राज करना शुरू कर दिया। और हमारे पास जो ट्रेडिशन ऑफ स्लेवरी है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी इनकी एक मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली पावर की एक्सर्शन की वजह से हुआ। पावर एक्सर्ट अगर ना होता तो इंग्लैंड एम्पायर ना बनता। अच्छा, अब हम आते हैं थेरेसा के व्यू पॉइंट के ऊपर, कि वो कहता है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर और विल ऑफ अ स्ट्रॉन्गर। प्लेटो की जो किताब है द रिपब्लिक, उसमें बेसिकली वो सॉक्रेटी के डायलॉग्स
के ऊपर ये इसकी किताब बनी है, ठीक है। वहां पे सोक्रेटी और थ्रेसामिस्कस की इस क्वेश्चन पे कि व्हाट इज जस्टिस पर डायलॉग्स हो रहे थे, क्योंकि सोक्रेटी यही कर ऐसे ही करता, सोफिस्ट से मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछता था, जिसके रिस्पांस में थ्रेसामिस्कस कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर। हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ इसका हवाला यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको बाद में जब फिलॉसफी का पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्गर पे फोकस करना था कि स्ट्रॉन्गर का मतलब ही फोर्स होता है, या तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा या पॉलिटिकली, व्हाटएवर, जो भी आपके पास फोर्स की जो फैक्टर है। लेकिन आप अगर स्ट्रॉन्गर है तो आप जो भी करना चाहे, आपके जितने भी विल है, आपके जितने भी इंटरेस्ट है, आपकी जितनी भी गाइडलाइंस है, वो क्या है, वो है जस्ट, वो है लॉफुल, वो जस्टिफाइड है, वो फेयर है। चूंकि आप स्ट्रॉन्गर हो, आप एक्सर्ट कर सकते हो, तो आपके जितने भी इंटरेस्ट है वो क्या है, जस्ट है, जस्टिफाइड है, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ फोर्स का जिक्र करना था कि भाई स्ट्रॉन्गर से हम मुराद देते हैं कि जिसके पास फोर्स हो, जो फोर्स को एक्सर्ट कर सके, जिसके पास अथॉरिटी हो, तो वो जो करना चाहते हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो जस्ट है। इसको हम, इस डियलॉग को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी किसी और लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ फोर्स पे जिक्र करना था। अगेन प्लेटो अपनी किताब में फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है, थ्योरी ऑफ द एलिगरी ऑफ द क्यू से हवाला उठा के, कि जो सोक्रेटिस के साथ हुआ एथेंस में, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे वो कहते हैं, वो थ्योरी ऑफ द एलिगरी ऑफ द क्यू देता है कि सिर्फ विचियस पर्सन और उसका विजडम काफी नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास पावर भी होने चाहिए, तो दोनों मिलकर आप सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ और एक विचियस और हैप्पी लाइफ की तरफ ड्राइव कर सकते हो। तो इससे वो क्या करता है, रिड्यूस करता है फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट को, कि वो एट द सेम टाइम पे फिलोसोफर भी होगा और किंग भी होगा, उसके पास पावर भी होगे। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेटो भी, चूंकि वो फिलोसोफर थे, फिलोसोफर ज्यादातर पावर को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो प्लेटो फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं फोर्स को इग्नोर और स्किप नहीं कर सकता, इसीलिए उसने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। अच्छा, ये बेसिकली मैं फोर्स के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है, फोर्स थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए। अगेन हमारे पास है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है बेसिकली उसने जो थ्योरी दी है कि उसका जो मेन थीम है वो कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। मेन आर्गुमेंट जो है वो क्या है, मार्क्स का यही है। इसकी थ्योरी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी कार्ल मार्क्स की हम फिलॉसफी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लास स्ट्रगल का जिक्र है, तो एंशिएंट और मिडिवल टाइम में हमारे पास मास्टर स्लेव रिलेशन होता था, और ये रिलेशन किस चीज पे बेस्ड होता था, फोर्स की एक्सर्शन पे, फोर्स पे बेस्ड होता था, फोर्स प्लस सब्जुगेशन, ठीक है। यहां पे जो हमने बात की थी, फिर उसके बाद आते आते हमारे पास फ्यूडल सोसाइटी आई, हमारे पास फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ का रिलेशन था, और अगेन वही फोर्स और सब्जुगेशन पे। फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, ठीक है, हमारे पास कैपिटलिस्ट्स आ गए, और उसके बाद हमारे पास वर्कर्स आ गए, अगेन फोर्स और सब्जुगेशन, ठीक है। खैर वो बाद में कहता भी कि ये आइडियोलॉजिकल फोर्सेस है,
आइडियोलॉजिकल बेस बनाया गया जिसकी तरह हमें कंट्रोल कर रही है कैपिटलिस्ट क्लास। तो उसके क्लास स्ट्रगल में जो हमारे पास बुर्जुआजी है और हमारे पास प्रोलेटेरिएट है, इनकी जब स्ट्रगल होगी, अब ये पॉपुलेशन में ज्यादा है, इसको जब ओवरकम करेंगे, जिसकी वजह से फिर कहते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा। और हमने देखा भी है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, ये इसकी मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पे ये लोग फोर्स एक्सर्ट करते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि बोल्शेविक्स ने, प्रोलेटेरिएट्स ने फोर्स को एक्सर्ट कर लिया और ज़ारिस्ट रिजीम को ओवरथ्रो कर दिया। तो ये मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है। ब्रिटेन का जो था वो हमने कॉलोनियलिज्म में देखा, कॉलोनियलिज्म में हम यूएसए और इस तरह की यूनिपोलैरिटी को हम देख सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ये है। ट्रेडिशन ऑफ स्लेवरी की हम मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं। तो ये हमारे पास तो इसके इसका नेचर था, ठीक है, कि फोर्स की एक्सर्शन जो होती है। मैनिफेस्टेशन में हमने कॉलोनियलिज्म देखा, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगीज, इंग्लैंड, ये देखा हमने। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को डिस्कस किया, यूएसए की यूनिपोलैरिटी अभी तक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो क्या था, वो मोनार्की को ओवरथ्रो अगर करना था तो किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। और मैं हमेशा कहता हूं कि पावर वर्सेस लिबर्टी की लड़ाई हमेशा से होते आई है, प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर अभी तक हमारे पास जो वारफेयर चल रहा है वो पावर एंड लिबर्टी के बेस के ऊपर बनाया गया है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी यही था कि वहां पे जो मोनार्कीज थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए लोग लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के स्लोगन जैसे उस पे उठे। और उस पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो रोसो फिलासफर किंग थे, ठीक है। इसके आइडियाज भी हम पढ़ेंगे। मुसोलिनी और हिटलर का जो राइज था, जो मिलिटरिज्म की तरफ ही आए, किस बात की एक्सर्शन करता है, फोर्स की, और विच लेड टू द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, यहां पे भी फोर्स, फिर कोल्ड वॉर फोर्स। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हिस्ट्री है प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर अभी तक जितनी हिस्ट्री डेवलप हुई है उसमें फोर्स का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। फोर्स को तो हम इग्नोर कर नहीं सकते वैसे, ठीक है, लेकिन हम थ्योरी ऑफ, चूंकि हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे और भी थ्योरीज है, जैसे कि इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरीज है, क्रिटिकल एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं भाई फोर्स जो है, ठीक है, एक फैक्टर होगा, लेकिन ये सोल रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट नहीं है। और भी बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स है विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ और द ओरिजिनेशन ऑफ स्टेट। दूसरा हमारे पास जैसे लॉक, जो लॉक जैसे लोग, हॉब्स जैसे लोग, रोसो जैसे लोग, ये कहते हैं कि भाई स्टेट जो बना है वो कंट्रैक्ट से बना है, नेट फोर्स, फोर्स से नहीं कंट्रैक्ट से बना है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे। लास्की कहते हैं कि भाई विल जो है ये क्या है, बेस ऑफ अ स्टेट है, नॉट फोर्स, फोर्स नहीं भाई, विल, कॉन्सेंट, ये लोग भी कॉन्सेंट की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास अगेन इंडिविजुअलिस्ट्स जो कि लिबर्टी और फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, ये भी इस फोर्स की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सप्रेशन को जस्टिफाई करता है थ्योरी, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस आप बाकी सारे पॉइंट्स भी इस पे निकाल सकते हो।